वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो शेप्स हम इंसर्ट करते हैं उन शेप्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, उन्हें कैसे अलाइन कर सकते हैं, उन्हें कैसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं, उन्हें कैसे हम रोटेट कर सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप क्या होता है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर इलुस्ट्रेशंस में आएँ, शेप्स पर क्लिक करें, जिस भी शेप को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर लें। ये देखिए मैंने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके शेप को ड्रॉ कर लिया है। ये जो शेप आपके सामने आई है यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट शेप की ऑप्शन है, शेप स्टाइल की ऑप्शन है, वर्ड आर्ट स्टाइल की ऑप्शन है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये फॉर्मेट कॉन्टेक्चुअल टैब में सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम अरेंज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को ध्यान से देखें तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जब आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उस समय भी आपको फॉर्मेट टैब मिलती है और उसमें कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो सेम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको शेप की फॉर्मेट टैब में मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पर कहीं बाहर क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करूँ, यहाँ पिक्चर में क्लिक करूँ और यहाँ से किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लूँ और ये पिक्चर जब इंसर्ट होगी और सिलेक्ट होगी तो यहाँ पर फॉर्मेट का टैब आएगा। ये फॉर्मेट टैब जो है ये पिक्चर्स टूल्स में से लिया गया है। इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट टैब है ये ड्राइंग टूल से ली गई है। इनमें कुछ ऑप्शंस तो आपको मिलती दिखाई देंगी, कुछ ऑप्शंस आपको अलग दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँ, फॉर्मेट पर क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अरेंज ग्रुप है ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमें ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट ग्रुप में मिलता है। साइज़ भी वैसा ही है, यहाँ पर हमें साइज़ ग्रुप भी मिलता है। लेकिन हाँ, क्रॉप की ऑप्शन नहीं मिलती क्योंकि क्रॉप आप सिर्फ पिक्चर को ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंज ग्रुप है ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये अरेंज ग्रुप हमें मिलता है जब हम किसी शेप को या किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में ये अरेंज ग्रुप हमें तब मिलता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। अब शेप एक ऑब्जेक्ट है, पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उनको इंसर्ट करेंगे फिर भी आपको अरेंज का ग्रुप मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूँ, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक कर दूँ तो ये आइकन्स लोड होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैं किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लूँ, इंसर्ट पर क्लिक करूँ तो वो आइकन इंसर्ट हो जाएगा। ये आइकन अब इंसर्ट हो गया है। ये जो आइकन इंसर्ट हुआ है ये अकेला नहीं आया है, ग्राफिक टूल्स की फॉर्मेट टैब इसके साथ आई है। इसमें ये अलग अलग ऑप्शंस हैं लेकिन कुछ ऑप्शंस रिपीट कर रही हैं। जैसे ये अरेंज ग्रुप रिपीट कर रहा है, ये साइज ग्रुप रिपीट कर रहा है। इसीलिए अगर हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से 3D मॉडल्स पर क्लिक करेंगे तो ये लोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम किसी भी 3D मॉडल पर क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया, तो वो पर्टिकुलर 3D मॉडल हमारी वर्कशीट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है। हमने इस 3D मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये फॉर्मेट टैब है लेकिन ये 3D मॉडल टूल्स की फॉर्मेट टैब है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी ऑप्शंस अलग मिलेंगी, लेकिन ये अरेंज का ग्रुप और ये साइज़ का ग्रुप आपको अलग नहीं मिलेगा, ये आपको वैसा ही मिलेगा। हाँ, साइज़ वाला जो ग्रुप है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन अरेंज का ग्रुप बिल्कुल सेम है और हम अरेंज के ग्रुप की ही इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। चलिए हम उसके बाद फिर से इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हमने शेप्स को इंसर्ट कर लिया, आइकन्स को इंसर्ट कर लिया, 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर लिया, पिक्चर्स को इंसर्ट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखा नेम, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पर नेम लिखा। लिखने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं टेबल में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल में चेंज हो गया है। अब जब टेबल में कोई चीज़ चेंज हो जाती है, कोई रेंज टेबल में चेंज हो जाती है, तो हमें टेबल टूल्स की ये डिज़ाइन टैब मिलती है। अब यहाँ पर तो हमें अरेंज अरेंज टेबल्स नहीं दिख रहा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारी। तो यहाँ पर ना हमें इंसर्ट स्लाइसर मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2, दरअसल ये हमारे पास फिल्टर्स लगाए गए हैं। इस पर भी फिल्टर लगा है, इस पर भी फिल्टर लगा है। हालांकि फिल्टर यहाँ पर लगना चाहिए था,
मैंने वो हेडर पर नहीं क्लिक किया होगा, तो हम यहीं से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये नॉर्मल फिल्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप फिल्टर को विजुअली देखना चाहते हैं तो विजुअल फिल्टर्स जो होते हैं वो स्लाइसर्स होते हैं। आप यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आप एक फिल्टर लगा दें, ओके पर क्लिक करें, तो ये देखिए आपके सामने कॉलम 1 नाम का ये स्लाइसर आ गया है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइसर आपके सामने आया है ये अकेला नहीं आया है, ये स्लाइसर टूल्स की एक कॉन्टेक्चुअल टैब आपके सामने लेकर आया है। अब ये टैब जो है इसमें कुछ एक चीज़ें रिपीट कर रही हैं, जैसे यहाँ पर रिपीट कर रही है ये अरेंज टैब, तो हमें इसी को तो देखना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक करते हैं, ऑल चार्ट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं। हालांकि ये जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है ये यहाँ पर ड्रॉ तो होगा लेकिन एम्प्टी होगा, क्योंकि हमने कोई डाटा तो लिया ही नहीं, एम्प्टी रेंज ही ली है। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट आ गया है, लेकिन ये चार्ट ड्रॉ नहीं हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई भी आपको बार्स दिखाई नहीं दे रही हैं। जब भी कोई चार्ट ड्रॉ होता है या इंसर्ट किया जाता है तो वो अपने साथ दो टैब्स को लेकर आता है, एक है डिज़ाइन टैब और एक है फॉर्मेट टैब। ये हैं चार्ट टूल्स। यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अरेंज ग्रुप रिपीट हो रहा है। चलिए हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ले लें, जैसे मैंने इसको ले लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट हो गया है। लेकिन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी अकेला इंसर्ट नहीं होता है, ये स्मार्ट आर्ट टूल्स की दो कॉन्टेक्चुअल टैब्स अपने साथ लेकर आता है। एक टैब का नाम है डिज़ाइन और दूसरी टैब का नाम है फॉर्मेट। यहाँ पर हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अरेंज और साइज नाम का ग्रुप आ रहा है। वैसे तो हम अरेंज को ही समझ रहे हैं इस लेक्चर में, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि साइज का ग्रुप भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बता दी वो सिचुएशंस जहाँ पर आपको अरेंज ग्रुप मिलेगा। तो ये ग्रुप आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अरेंज ग्रुप को समझ लेंगे, फिर आपके पास चाहे शेप्स हों, चाहे आपके पास पिक्चर्स हों, चाहे ग्राफ्स हों, चाहे स्लाइसर्स हों, चाहे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हो, चाहे 3D मॉडल हो, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास सिर्फ शेप्स ही हों, सिर्फ पिक्चर्स ही हों या सिर्फ आइकन्स भी हों। अगर आपके पास एक शेप, एक पिक्चर है, दो आइकन्स हैं या दो पिक्चर्स हैं, एक शेप है, तो उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी आप अपने यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग शेप्स, पिक्चर्स, आइकन्स, इन सभी को कोलेक्टिवली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ तक हमने ये समझ लिया है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो हमें फॉर्मेट टैब मिलती है और उसमें एक अरेंज ग्रुप होता है, और उस अरेंज ग्रुप की हेल्प से हम अपनी शेप्स को या अपने ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप फॉर्मेट में जाकर अरेंज नहीं करना चाहते ऑब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए MS एक्सेल हमें पेज लेआउट में भी इसकी ऑप्शन देता है। अगर आप पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको ये अरेंज ग्रुप मिलेगा। आप ऐसा करें, आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें, पिक्चर्स पर क्लिक करें और यहाँ से हम एक पिक्चर भी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया, इस पिक्चर को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। अब हम ना तो यहाँ पर पिक्चर के फॉर्मेट टूल्स में जाएंगे, ना ही शेप के फॉर्मेट टूल्स में जाएंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाने पर हमें ये अरेंज ग्रुप मिलता है। यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड है, यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, ये आगे आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड है, ये देखिए सभी ऑप्शंस जो आपको वहाँ पर मिलती हैं फॉर्मेट टैब में, वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। आपको फॉर्मेट टैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक पर्टिकुलर शेप है, इस पर्टिकुलर शेप के जो कलर्स वगैरह हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर ये स्टाइल लगा दिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर कह रहा हूँ, शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम ये शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने इस शेप को ले लिया, अब ये जो शेप ली है इसको थोड़ा बहुत कोई स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल देने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली स्टाइल्स भी दे सकते हैं, या मैं यहाँ से इनका सिर्फ कलर ही चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो शेप्स ले ली हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर कोई एक शेप भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो आइकन, 3D ग्राफिक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स में फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई बढ़िया सी शेप हम ले लेते हैं।
जैसे मैंने इस शेप को ले लिया है। अब इस शेप को लेने के बाद मैं यहाँ से इसका कोई बढ़िया सा कलर ले लूँगा, जैसे मैंने इस कलर को ले लिया है। तो 3 पर्टिकुलर शेप्स जो हैं वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर ली हैं। मैंने ये 3 शेप्स इंसर्ट कर ली हैं। यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर है ब्रिंग फॉरवर्ड, ये है सेंड बैकवर्ड। अगर आप ध्यान से देखें और मैं इस पर्टिकुलर शेप को इसके ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये क्या इसके ऊपर आ जाएगी? बिल्कुल आ गई। अब क्या ये जो पीछे शेप है ये मैं इस ट्रायंगल के ऊपर लेकर आ सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं लेकर आ सकता। क्यों नहीं लेकर आ सकता? क्योंकि सबसे पहले जो शेप इंसर्ट हुई है वो शेप सबसे नीचे रहेगी। उसके बाद ये शेप इंसर्ट हुई है तो ये शेप उस शेप से ऊपर आएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये दोनों के ऊपर आएगी, क्योंकि इसको सबसे लास्ट पर यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर शेप है जिसको मैंने रेक्टेंगल कहा है, जो ये जो रेक्टेंगल शेप है इसको मैं ट्रायंगल के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये जो पीछे वाली शेप है ट्रायंगल की ये उसके आगे आ गई है, लेकिन ये इससे आगे नहीं आ सकी। ये जो स्माइली है इससे आगे नहीं आ सकी। ये मैं आपको शेप्स पर करके दिखा रहा हूँ। आप इसको पिक्चर पर भी कर सकते हैं, एक पिक्चर एक शेप एक आइकन पर भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप माउस के कर्सर को ये यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है ब्रिंग दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ब्रिंग दी सिलेक्टेड शेप या ब्रिंग दी सिलेक्टेड पिक्चर नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है? ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए इसी पर्टिकुलर पिक्चर को, इसी पर्टिकुलर शेप को, रेक्टेंगल को मैं वापस लेकर जाना चाहता हूँ, पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर दूंगा तो ये पीछे चली जाएगी। अब सबसे पीछे पिक्चर कौन सी है? सबसे पीछे है रेक्टेंगल। मैं बार बार पिक्चर कह रहा हूँ, आप इसको शेप ही समझें। यहाँ पर ये जो सबसे पीछे हमारे पास शेप है इसको सबसे आगे लाने के लिए या तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड पर 2 बार क्लिक कर देंगे या फिर हम यहाँ पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये इन दोनों से आगे आ चुकी है। इन दोनों से पीछे इनको भेजने के लिए या तो आप सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेटर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पीछे जा चुकी है। इनको सिलेक्ट करने के बाद कोई एक शेप चाहे सिलेक्ट की हो, यहाँ पर सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन पर्टिकुलर तीनों शेप्स के नेम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्माइली सबसे ऊपर है, उसके बाद ट्रायंगल है और उसके बाद रेक्टेंगल है। मान लीजिए मैं इन तीनों को नहीं देखना चाहता तो मैं हाइड ऑल पर क्लिक कर दूंगा। मुझे तीनों को देखना है तो मैं शो ऑल पर क्लिक कर दूंगा। मुझे स्माइली नहीं चाहिए तो ये जो आइज़ का सिंबल बना है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये यहाँ से चली जाएगी। इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगी। यानी इस आइज़ के ऊपर क्लिक करने से आपकी जो शेप है ये हाइड हो जाती है और दोबारा से क्लिक करने पर शेप वापस आ जाती है। आप इनको एक ही समय पर हाइड या शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है ये अभी सबसे पीछे है और आप इसको सबसे ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एरो दी गई हैं। इस एरो का नाम है ब्रिंग फॉरवर्ड और इसका नाम है सेंड बैकवर्ड। ये एरोज या ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हमें यहाँ पर फॉर्मेट में भी मिलती हैं। मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल 1 स्टेप आगे आ चुकी है। फिर से क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल जो है और आगे आ गई। इसी को वापस भेजना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेंड बैकवर्ड पर, तो ये वापस चली जाएगी। इसको हम सिलेक्शन पेन बोलते हैं। यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन पेन यहाँ से बंद हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अलाइन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये तो ऑप्शंस काम ही नहीं कर रही हैं। ये ऑप्शंस तब काम करती हैं जब आप एक से ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक शेप को यहाँ पर ले लेते हैं, एक शेप को यहाँ पर ले लेते हैं। यह देखिए मैंने एक शेप को यहाँ पर ले लिया, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर ले लिया। ये 3 शेप्स मैंने ले ली हैं और कंट्रोल ए से मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आएंगे, अब आप देखेंगे कि ये एक्टिव हो गए हैं। लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करूँगा, तीनों के तीनों लेफ्ट की साइड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ पर अलाइन पर आएंगे और यहाँ पर अलाइन सेंटर पर करने पर तीनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को फिर से सिलेक्ट करते हैं। पहले हम इनको इनकी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा दें। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाएंगे और इनको अलाइन राइट कर देंगे। ये देखिए तीनों राइट साइड की तरफ पहुंच गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अलाइन टॉप पर करेंगे तो ये तीनों के तीनों टॉप साइड की तरफ अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे,
अलाइन मिडल में करेंगे तो तीनों मिडल में आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ अलाइन पर क्लिक करेंगे, अलाइन बॉटम पर क्लिक करेंगे तो तीनों बॉटम में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर शेप है ये इसके बिल्कुल साथ लगी हुई है और ये शेप इससे दूर है। हम इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये जो शेप है ये बिल्कुल इसके साथ है और ये शेप इससे दूर है, जैसे ये शेप यहाँ पर है। इस पर्टिकुलर केस में हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में जाएंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं। यहाँ पर है स्नैप टू ग्रिड। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे ना तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आप इंटरसेक्शंस देख रहे हैं, आपकी ये जो पर्टिकुलर शेप है इसका ये जो कॉर्नर है ये इस पर्टिकुलर कॉर्नर पर जुड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ लग जाएगी आपकी शेप इन कॉर्नर्स पर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन पर क्लिक करेंगे और स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक कर देंगे। जब हम स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक करेंगे, इस शेप को पकड़ेंगे तो ये देखिए ये बीच में कहीं रुक ही नहीं रही है। मैं अपने माउस को फ्रीली मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये यहाँ पर आके ही लगती है, ये यहाँ पर आके ही फिट होती है जहाँ पर ये इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्नैप टू ग्रिड बोल देते हैं। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये देखिए खुद मूव नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ। ये देखिए ये भी मूव नहीं हो रही, ये भी यहाँ पर सटने की कोशिश करती है इसके बिल्कुल साथ। इसी तरह से ये है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो स्नैप टू ग्रिड की ऑप्शन है, जिसको मैं स्नैप टू ग्रिड कह रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर शेप को मैंने सिलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पर जाकर मैंने स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक किया है, तो इस वर्कशीट में जितनी भी शेप हैं उन सब के लिए ये स्नैप टू ग्रिड एक्टिव हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर शेप के लिए ही स्नैप टू ग्रिड एक्टिव हुआ है। स्नैप टू ग्रिड सभी शेप के लिए एक्टिव हुआ है। अगर आप स्नैप टू ग्रिड पर फिर से क्लिक कर देंगे, अब ये सभी शेप के लिए एक्टिव नहीं है, यानी ये अब किसी भी शेप के लिए एक्टिव नहीं रहा है। तो इस तरह स्नैप टू ग्रिड काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है स्नैप टू शेप। जब भी किन्हीं दो पर्टिकुलर शेप्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को आप एक दूसरे के बिल्कुल सामने लगाना चाहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने सटाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आकर स्नैप टू शेप पर क्लिक करना है। अब आप इसको इसके सामने, ये देखिए बिल्कुल कांपता हुए आगे बढ़ रहा है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा। ये इसके साथ बिल्कुल इसके सामने सटना चाहता है, ये देखिए इसके साथ यहाँ पर लगना चाहता है। तो इसी को हम स्नैप टू शेप बोलते हैं। यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे, ये देखिए स्नैप टू शेप भी नहीं रहा। जब आप स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक कर देते हैं तो स्नैप टू शेप भी अपने आप यहाँ से चला जाता है। ये जो लाइंस आप इसके पीछे देख रहे हैं, जिन लाइंस की वजह से, जिनकी इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर सेल्स बन रहे हैं, इन लाइंस को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। आप चाहें तो आप इन्हें भी यहाँ से हटा सकते हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद अलाइन में आएंगे और यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस यहाँ से चली जाएंगी। उनको वापस लाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर अलाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करना होगा, तो आप देखेंगे कि ग्रिड लाइंस वापस आ चुकी हैं। स्नैप टू ग्रिड का एक शॉर्टकट भी है और वो ये है कि आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करने के बाद ही शेप को मूव करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और जब आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रीली मूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये स्नैप टू ग्रिड जो है इस समय एक्टिव हो गया है। क्योंकि स्नैप टू ग्रिड एक्टिव है इसलिए फ्रीली मूव नहीं कर रही है। हम फिर से फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको हम ग्रुप की ऑप्शन बोलते हैं। ग्रुप का मतलब है किन्हीं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़कर एक डायग्राम क्रिएट कर देना। जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये ग्रुप की ऑप्शन है, यहाँ ग्रुप की ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी और आप इन तीनों को कहीं भी एक साथ मूव कर सकते हैं। जब आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये देखिए ड्राइंग टूल्स में ये फॉर्मेट का बटन है
और यहीं पर क्लिक करके आप दोबारा से इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये अनग्रुप हो गई। इनको रीग्रुप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके रीग्रुप पर क्लिक कर देंगे। अब ये रीग्रुप हो गई हैं। ठीक है, इसको अनग्रुप करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर शेप को आप रोटेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए इस शेप को रोटेट करना है, ये शेप है, इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो रोटेट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये 90 डिग्री पर रोटेट हो गई, ये 90 डिग्री लेफ्ट पर रोटेट हुई, ये फ्लिप हो गई वर्टिकल, ये फ्लिप हो गई हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पर जो एंगल्स हैं जिन पर ये रोटेट हो रही है वो सिर्फ 90 डिग्री के एंगल्स हैं। मैं इनको किन्हीं और एंगल्स पर या अपनी मर्जी के एंगल्स पर रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं मोर रोटेशन ऑप्शंस पर क्लिक कर दूंगा। फॉर्मेट शेप का ये पेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रोटेशन की ऑप्शन है, यहाँ से आप आकर कोई भी एंगल यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एंगल 29 डिग्री कर दिया, यहाँ से अब मैंने एंगल 59 डिग्री कर दिया। तो आप इसको जैसे मर्जी राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ जैसे मर्जी इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अभी 0 डिग्री कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप इसको राइट साइड की तरफ रोटेट करना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और राइट साइड की एरो को प्रेस करेंगे। ऑल्ट के बटन को प्रेस करने के बाद राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड की तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए आप इस हैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और जिस तरफ भी इसको रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो शेप्स हों, पिक्चर्स हों, स्लाइसर्स हों, कुछ भी हों, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।